आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल में विज्ञान का विकास। गुप्त काल में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस कारण बहुत से विद्वान इसे वैज्ञानिक दृष्टि के उदय के रूप में व्याख्यायित करते हैं। हमें यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव कभी नहीं रहा। यही बात अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विषय में भी सही है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि भारतीय संस्कृति की मूल दृष्टि नहीं थी। मूल दृष्टि तो आध्यात्म परक ही थी। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति एवं उसके प्रभाव से शेष विश्व की मूल दृष्टि आज वैज्ञानिक दृष्टि है। यही कारण है कि भारतीय इस दिशा में बहुत गहराई और दूर तक नहीं गए। इस युग के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञान के क्षेत्र में किसी मौलिक दिशा अथवा दृष्टि का आविर्भाव हुआ था। भारतीय परंपरा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वेदांगों कोश रचना की परंपरा, व्याकरण, न्याय दर्शन, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, रसायन व भौतिक शास्त्र और धातु विज्ञान में दिखाई पड़ता है। गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे, अतः इन दोनों शाखाओं का समुचित विकास हुआ। इन विषयों के प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त। गणित के क्षेत्र में इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि दशमलव पद्धति की खोज थी, जो विश्व इतिहास के लिए एक क्रांतिकारी खोज सिद्ध हुई। अरबों ने इसे भारतीयों से सीखा था और यूरोप के लोगों ने अरबों से। अरब लेखकों ने स्पष्ट रूप से इस पद्धति की खोज का श्रेय हिंदुओं को दिया है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने अपने ग्रंथों में इस पद्धति का उल्लेख किया है। इलाहाबाद जिले से प्राप्त 448 ईस्वी के एक गुप्तकालीन अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि 5वीं शताब्दी के आरंभ में दशमलव पद्धति भारत में ज्ञात थी। इस काल के गणितज्ञ एवं ज्योतिषविदों में आर्यभट्ट के विचार सबसे अधिक वैज्ञानिक थे। इनके ग्रंथ का नाम आर्यभट्टियम है। इसमें बताए गए बुनियादी गणित सिद्धांतों का आने वाली शताब्दियों के गणितज्ञों ने अनुकरण किया। आर्यभट्ट को क्षेत्रविधि, त्रिकोणमिति और ज्यामिति आदि विषयों का जन्मदाता माना जाता है। उनकी पाई के मान की गणना 3.1416 एवं सौर वर्ष की अवधि की गणना 365.35868005 दिवस की थी। ये गणनाएं आधुनिक गणनाओं के मान से दशमलव के बाद के 3 अंकों तक समान है। ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र घोषित करने वालों में आर्यभट्ट का नाम अग्रणी है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने एक बड़ी क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है तथा इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण ग्रहण होता है। आर्यभट्ट भारतीय खगोलवेत्ताओं में सर्वाधिक गहन वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न खगोलवेत्ता थे। उन्होंने अनेक क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिन्हें परवर्ती खगोलवेत्ताओं के वैज्ञानिक दृष्टि एवं वैज्ञानिक समझ की कमी के कारण इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के बजाय त्याग दिया। यहाँ तक कि वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने भी आर्यभट्ट के सिद्धांतों को अमान्य बताकर कठोर आलोचना की। आर्यभट्ट के बाद दूसरा प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष वराहमिहिर है। उसका मुख्य ग्रंथ है पंचसिद्धांतिका। वराहमिहिर ज्योतिषी के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में। उसने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक तथा पॉलिश नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 शाखाओं में विभक्त किया: तंत्र, होरा और संहिता। वराहमिहिर के अन्य 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं बृहत संहिता, बृहज्जातक तथा लघु जातक। गुप्त काल में गणित एवं ज्योतिष के एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मगुप्त को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आभास था।
उसने लिखा है कि पृथ्वी का स्वभाव सभी को अपनी ओर आकृष्ट करना है। ब्रह्मगुप्त ने भारतीय ज्योतिष में आए विदेशी सिद्धांतों की आलोचना की। उन्होंने जैन विचारधारा के उन सिद्धांतों की भी आलोचना की जिनमें 2 सूर्य, 2 चंद्र और दोहरे नक्षत्रों को माना गया था। भास्कर प्रथम गुप्तकाल के एक अन्य विज्ञ खगोल शास्त्री थे। वे ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। उन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर अपनी टीकाएं व स्वतंत्र ग्रंथ लिखे। उनके 3 ग्रंथ मिलते हैं, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। 6वीं शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। कुछ विद्वान आयुर्वेद के प्रकांड पंडित एवं चिकित्सक धन्वंतरी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा का सदस्य मानते हैं। धन्वंतरी का मुख्य योगदान आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में है। नवगीतम नामक आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई। इसमें रसों, चूर्णों, तेलों आदि का वर्णन है और चिकित्सा के नुस्खों का संग्रह है। इस काल में पशु चिकित्सा से संबंधित कई ग्रंथों की रचना हुई। हाथियों और घोड़ों की चिकित्सा पर ग्रंथ लिखे गए। ये दोनों सेना के आवश्यक अंग थे। हाथियों की चिकित्सा से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ हस्त्या आयुर्वेद है, जो पालकाप्य नामक ऋषि और राजा रोमथार के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। इसी प्रकार अश्व चिकित्सा संबंधी ग्रंथ अश्वशास्त्र है, जिसका लेखक शालीहोत्र नामक ऋषि माना जाता है। गुप्तकाल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एवं धातु विज्ञान वेता नागार्जुन था, जो बौद्ध दार्शनिक एवं आचार्य भी था। नागार्जुन ने अनेक ग्रंथों की रचना की। लौहशास्त्र, रसरत्नाकर, कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंगल आदि। भारत की खोज उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था, जो रसायन एवं आयुर्वेद के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया, जिसके अंतर्गत उसने यह सिद्धांत प्रस्तावित किया कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज धातुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और इनके रासायनिक प्रयोग से रोगों का निदान हो सकता है। डॉक्टर PC राय ने भारतीयों के रसायन शास्त्र के ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की है। भौतिकी के क्षेत्र में षड दर्शन की वैशेषिक शाखा ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार किया। धातु विज्ञान संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन इस विद्या में अद्भुत प्रगति के साक्ष्य एवं संकेत मिलते हैं। सबसे बड़ा साक्ष्य मेहरौली का लौह स्तंभ है, जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। यह स्तंभ लगभग 24 फुट ऊंचा है। इसका घेरा 16 इंच है और इसका वजन 6.5 टन है। 1500 वर्षों में धूप और वर्षा में खुले रहने पर भी स्तंभ का पर कहीं जंग लगने या धातु के उधड़ने का चिन्ह नहीं है। इस तरह की कला यूरोप में आज से एक शताब्दी पहले तक अज्ञात थी। गुप्तकालीन धातुकर्म के कौशल का एक अन्य उदाहरण बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी हुई तांबे की प्रतिमा है, जो 7.5 फुट ऊंची है और 1 टन वजन की है। ये है गुप्तकालीन विज्ञान का विकास। धन्यवाद।